चलिए शुरू करते हैं डे 7 का डिस्कशन। डे 7 का डिस्कशन करने से पहले यह आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि पिछला वीडियो क्या था। पिछला वीडियो आपका पार्लियामेंट से संबंधित था। पार्लियामेंट से संबंधित था, इसका मतलब है कि पार्ट 5 हम कर रहे थे और पार्ट 5 में आपका जो कार्यपालिका है अर्थात एग्जीक्यूटिव और आपका जो लेजिस्लेचर है विधायिका, ये दो पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इन्हें करने के बाद रह जाता था जुडिशरी। तो जुडिशरी क्या करेंगे हम आगे एक साथ कंप्लीट करेंगे जब स्टेट लेजिस्लेचर और स्टेट एग्जीक्यूटिव को आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो क्या करने वाले हैं, जुडिशरी का पार्ट हम छोड़ करके आज हम स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट संबंधी जो कार्यपालिका है और राज्य की जो विधायिका है, इसके बारे में एक ही वीडियो में हो जाएगा आपका। बोले क्यों हो जाएगा, उसका रीजन यह है कि जो व्यवस्था हमने संघ के स्तर पर, सेंटर के स्तर पर वहां पढ़ी है, यहां से बहुत सारी चीजें हैं जो एकदम सिमिलर दिखाई देंगी। 90 से 95% चीजें उसी तरीके की रहेंगी जैसे वहां राष्ट्रपति के लिए जो व्यवस्था है, यहां पर वही व्यवस्था राज्यपाल के लिए दिखाई देगी। जो वहां पर व्यवस्था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के लिए है, वही यहां पर व्यवस्था मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के लिए दिखाई देगी। तो बोले जब इतनी ज्यादा सिमिलरिटीज हैं तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपको रिकॉल कराएगा पुरानी चीजों को। देखो जो भाग 5 में जिन्होंने किया हुआ है और अगर अच्छे से रिवाइज कर रहे हो तो सारी चीजें आज आपकी साथ के साथ रिवीजन हो जाएंगी और रिकॉल होंगी, तो वहां पर मजा आएगा। और दिखे आपको अगर दिक्कत दिख रही है कि भाई पीछे की चीजें रिवाइज नहीं हो पा रही हैं, रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, तो क्या कमी है, आपके रिवीजन में कमी है। तुरंत जाना है आपको, यहाँ से रिवीजन करना है, उसके बाद फिर से यह वीडियो देखना है, तो आपको और डबल मजा आने वाला है। तो रिवीजन का रिवीजन होगा आज का लेक्चर, ठीक है। और अगर अभी हैंगओवर में ही चल रहे हो फेस्टिवल के, तो भैया निकल आओ, क्योंकि 60 दिन अगर मोटा मोटा देखा जाए आपके पास 60 दिन बचे हुए हैं, जहां आप अपने डेली टारगेट बनाकर उन्हें कंप्लीट करोगे तो आप अपने प्रीलिम्स को जो है उसकी कट ऑफ को क्लियर कर पाओगे। और अगर अभी से आप डेली टारगेट को कंप्लीट नहीं कर रहे हो, छोड़ते हुए चल रहे हो, तो फिर आगे आपको बहुत पछतावा होगा कि यार उस टाइम पर ही अगर हम कंटिन्यू करते रहते, कंसिस्टेंसी रखते ना, तो आज ये दिक्कत नहीं आती। लास्ट टाइम पे जो आप एक साथ खींचना चालू करोगे, वो समस्या से बचना है तो जो डेली टारगेट यहाँ कराए जा रहे हैं उसको करते हुए चलना, अन्यथा फिर आगे आप ओवरबर्डन का शिकार हो जाओगे। ठीक है, बस इतना कहना है और ध्यान रखना इस चीज का। शुरू करते हैं। चलो सबसे पहले क्या है आपका, सबसे पहले हमने जैसे वहां पर पढ़ा था वहां से बिल्कुल कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे। कंपेयर करते हुए पढ़ने में आपको मजा आएगा, पुरानी चीजें याद भी आएंगी और यहाँ आपको बिल्कुल लोड नहीं देना है अपने दिमाग पे। कंपेयर करते हुए क्या पढ़ा था, वहां हमने एक ट्रिक बना ली थी पकानिको का दुओदशम करके, तो हमें सारे आर्टिकल्स याद हो गए थे, क्योंकि आर्टिकल से रिलेटेड भी आपके मैच करने के लिए वहां पर आ जाता है क्वेश्चन। ऐसे ही जब हम हेड ऑफ गवर्नर, वहां हमने हेड ऑफ स्टेट पढ़ा, प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा, अब हम हेड ऑफ गवर्नर पढ़ने जा रहे हैं, तो यहाँ आपके आर्टिकल शुरू होते हैं 152 से। लेकिन 152 में आपका सीधा बोला गया है, स्टेट के बारे में बताया गया है, और स्टेट में आप जम्मू कश्मीर को काउंट नहीं करोगे, ऐसा प्रावधान आर्टिकल 152 में दिया गया था। तो यहाँ कोई राज्यपाल से संबंधित ऐसा प्रावधान है नहीं, तो राज्यपाल से संबंधित जो प्रावधान शुरू होता है आर्टिकल 153 से शुरू होता है। अब जो शुरुआती अनुच्छेद हैं, यहाँ पर मैच दी फॉलोइंग में बहुत सारे आर्टिकल्स ये पूछे जाते हैं, तो इसके लिए अपने पास एक ट्रिक होनी चाहिए, एक निमोनिक होनी चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, यहाँ से हम एग्जीक्यूटिव को पढ़ रहे हैं यहाँ पर स्टेट की, जैसे हमने वहां सेंटर की एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और आपका अटॉर्नी जनरल, इनके बारे में अध्ययन किया था। यहाँ हम पहले एग्जीक्यूटिव पढ़ेंगे स्टेट की, सेम उसी तरीके से मुख्यमंत्री के बारे में, राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ जैसे वहां पर अटॉर्नी जनरल है, यहाँ पर अधिवक्ता है, अधिवक्ता के बारे में पढ़ेंगे। तो यह चीजें पढ़ने के बाद फिर हम चले जाएंगे आगे लेजिस्लेचर की ओर, यहाँ विधानमंडल पढ़ेंगे और विधान परिषद के बारे में जानेंगे। ये टॉपिक हो जाएगा अपना कंप्लीट। फिर जो जुडिशरी है, जुडिशरी को हम एक साथ पढ़ेंगे, सेंटर और स्टेट की, शुरू में समझाया। तो शुरू करें, राज्यपाल से शुरू करें, तो राज्यपाल से संबंधित बताया कि जो आर्टिकल है 153 से शुरू होता है, इसको लेकर के 153 से कोई एक निमोनिक बना लेते हैं, ऐसी ट्रिक बना लेते हैं, ताकि जो भी मैच करने के लिए आएगा आपसे बहुत इजीली देखिए मैच हो जाएगा वहां पर और आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। क्या है आपका, आप बना सकते हो जी एट क्यू को, ठीक है, इसको कई बार बोलोगे, बस इतना ही याद रखना है 153 से लेकर के आर्टिकल 153 से आर्टिकल 159 तक की यह ट्रिक है आपको, और याद कर लेनी है एकदम, और अभी यहीं पर याद हो जाएगी। साथ के साथ सारे आर्टिकल्स डिस्कस कर लेंगे कंपेयर करते हुए, तो बिल्कुल कंफ्यूजन आपको नहीं होगा और पुरानी चीजें आपको याद भी आ जाएंगी। तो क्या है भाई, जी एट क्यू को क्या कई बार बोलना है, चाहे आप गेट क्यू को बोल दो, चाहे जी एट क्यू को बोल दो। तो कैसे, सबसे पहले आपको जी दिख रहा है, जी किसके लिए है, जी आपका गवर्नर के लिए है, ठीक, लिखते हुए चलना, गवर्नर के लिए आपका जी है, यानी कि गवर्नर। यहां पर एक एक आर्टिकल को यहां साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं तो सारी चीजें याद होंगी, और कंपेयर करते हुए बिल्कुल कैसे, राष्ट्रपति से कंपेयर करेंगे गवर्नर को, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर देखेंगे तो वहां प्राइम मिनिस्टर वाले प्रोविजंस जो थे पीछे, उनसे कंपेयर कर लेंगे, और सारे सारे यहां कोशिश की जाएगी आर्टिकल्स याद हो जाएं, क्योंकि पढ़ने के स्तर पर आपके पास लक्ष्मीकांत होगी, घटना चक्र होगी,
या अपने नोट्स होंगे। तो पढ़ने के स्तर पर तो आप पढ़ ही रहे हो। यहाँ वीडियो से आपको अगर याद हो जाती है तो वह दोबारा पढ़ोगे, जाकर के क्वेश्चन लगाओगे, क्वेश्चन लगाने के बाद आपसे सही होनी चाहिए, बस ऑब्जेक्टिव तो यही है यहाँ पर। तो शुरू करें सबसे पहले, आर्टिकल 153 किससे संबंधित है? गवर्नर से संबंधित है। देखो यार, राज्यपाल के बारे में बोला गया है कि राज्यपाल जो है राज्य का संवैधानिक प्रमुख होगा। आर्टिकल 153 के अंतर्गत यह बोला गया है। समझ में आ गया? जैसे वहां पर प्रेसिडेंट क्या होता था? प्रेसिडेंट भी आपका संवैधानिक प्रमुख होता था। हेड ऑफ स्टेट कौन होता था? प्रेसिडेंट होता था। तो सेम प्रोविजन है, लेकिन दिक्कत यहाँ पर क्या आई? यहाँ तो सारी चीजें यहाँ एक एक करके खोल के रख देंगे, एक एक आर्टिकल को, जो जो बातें यहाँ आगे आई हैं डिस्कशन में, वो सारी भी यहाँ पर डिस्कस हो जानी चाहिए आपके साथ में। देखो, जैसे गवर्नर आपका क्या है? गवर्नर तो कई सारे राज्य होते हैं, तो एक डिबेट आगे निकल कर आती है कि एक बात बताओ, प्रेसिडेंट तो एक ही होता है ना, भारत का प्रेसिडेंट तो एक ही होगा, लेकिन क्या गवर्नर दो राज्यों का या दो से अधिक राज्यों का एक गवर्नर हो सकता है? तो यहीं पर संविधान संशोधन होता है आगे, 7वां संविधान संशोधन। यहां से बोला जाता है कि हाँ बिल्कुल हो सकता है, दो या दो से अधिक राज्यों का एक गवर्नर भी हो सकता है। तो यहाँ संविधान संशोधन 7वां, इसके तहत हमें याद रखना है, यह प्रावधान किया गया है कि दो या दो से अधिक राज्यों का एक गवर्नर भी हो सकता है, और जो उस राज्य का संवैधानिक प्रमुख होगा। क्लियर? पहला आर्टिकल क्लियर हो गया, आर्टिकल 153। और गी एट, पहले क्यू को ट्रिक देख ली क्या क्या है इसका मतलब। ई का मतलब क्या है? ई का मतलब है एग्जीक्यूटिव पावर, यानी कि सारी की सारी जो कार्यपालिका शक्ति है वो गवर्नर के अंदर होगी। ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है आपका अपॉइंटमेंट। तो अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो वो किसके अंतर्गत प्रावधान है? आर्टिकल देखो 154 में हो गया आपका एग्जीक्यूटिव पावर, आर्टिकल 155 में हो गया आपका अपॉइंटमेंट, और आर्टिकल 156 में हो गया टेन्योर। टी का मतलब क्या है आपका? टेन्योर, कार्यकाल। तो यहां समझना, कभी कभी सीधा पूछ देता है राज्यपाल से संबंधित, राज्यपाल के जो कार्यकाल है इसका उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है। अब भैया वहां पर 155, 56, 57, 58 दिया रहेगा, हालत खराब हो जाएगी कि आंसर क्या है इसका। लेकिन अगर अपने पास गेट क्यू को, ये अगर ट्रिक हुई अपने पास, तो अब 153 से शुरू करना है, वहीं लिखना है तुरंत, और यहां समझ में आएगा 156 है आपका, जो टेन्योर के लिए है। फिर क्यू का मतलब क्या है? क्यू का मतलब है आपका क्वालिफिकेशन। ठीक है, क्यू का मतलब क्या है? क्वालिफिकेशन। क्या क्या योग्यताएं निर्धारित की गई हैं राज्यपाल बनने के लिए। और सी का मतलब क्या होता है? कंडीशन, किन किन कंडीशंस में वह राज्यपाल के रूप में उसको नियुक्त किया जाएगा। ठीक। और ओ का मतलब क्या है भाई? ओ का मतलब है ओथ, शपथ। राज्यपाल की शपथ का प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 159 में। कई बार इसकी चर्चा हुई है। कब हुई थी? जब हमने अनुसूची 3 पढ़ी थी, याद करो, अनुसूची 3 के बारे में हमने पढ़ा था, और वहां यह पाया था कि 3 ऐसे पद हैं, एक राष्ट्रपति, एक उपराष्ट्रपति और तीसरा राज्यपाल, जिनकी चर्चा अनुसूची 3 में नहीं है। तो इनकी चर्चा कहां पर है भाई? इनकी चर्चा अलग से प्रोविजन किया गया है, एक किसी न किसी अनुच्छेद का। तो आर्टिकल 60 में हमने क्या देखा था? आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ है, आर्टिकल 69 में आपकी वाइस प्रेसिडेंट की शपथ है, और आर्टिकल 159 में आपकी राज्यपाल की शपथ है। ये चर्चा की थी, और ये कई बार रिवाइज हो चुका है। देखो यहाँ पर पीछे की चीजें रिवाइज होती रहेंगी, तो ये बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, ये वाला लेक्चर है जो आप लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें कवर कर देगा, संघ की और राज्य की, दोनों की एक साथ आप कंपेयर करेंगे। अगर संघ की आपने पढ़ी नहीं होती, अब हमने 2 लेक्चर कर लिए संघ पर, तो वो अगर कवर नहीं किए होते तो आज वाले लेक्चर को समझाने में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन अब बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, अच्छे से कवर किया होगा। अगर पीछे 2 वीडियो आपने देख रखे होंगे, और पिछले 2 वीडियो नहीं देखे, जाकर पहले देखना, तब और मजा आएगा इसमें। अब एक एक आर्टिकल को यहाँ यहीं पर एक साथ देख लेते हैं, जो यहाँ बातें लिखी हुई हैं, सेम वही चीजें यहाँ डिस्कस की जाएंगी आपके साथ। देखो, एग्जीक्यूटिव पावर की बात होती है तो सारी की सारी कार्यपालिका शक्ति केंद्र की कहां पर है? राष्ट्रपति में। राज्य की कहां पर रहेंगी? बोले राज्य की रहेंगी आपकी राज्यपाल में। गवर्नर के अंतर्गत सारी की सारी जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो निहित होती हैं। लेकिन यहाँ बात आती है, जैसे राष्ट्रपति नाम मात्र का मुखिया रखा गया है, वैसे राज्य का क्या राज्यपाल भी नाम मात्र का मुखिया है? तो आपको बताना है, बाध्यकारी तो होती हैं, हालांकि माननी तो पड़ती है राज्यपाल को। लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन किया गया था, तो वहां पर यह बात बोली गई थी राष्ट्रपति से संबंधित, याद करो कि आर्टिकल, हाँ अब याद, एक बात और याद करो, जब वहां पर आपने आर्टिकल 53 के अंतर्गत क्या पढ़ा हुआ था? वहां पर यह पढ़ा था कि जो कार्यपालिका शक्ति हैं वो सारी की सारी किसके अंतर्गत होती हैं? राष्ट्रपति के अंतर्निहित होती हैं। लेकिन इससे जोड़ करके हमने आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 पढ़े थे, याद आया? आर्टिकल 74 में क्या कहा गया था? कि राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यकारी रहेंगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो सलाह रहेंगी। ठीक, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सलाह देगा, वो सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी रहेंगी। ये 42वें संविधान संशोधन में प्रोविजन किया गया था। अब यहीं पर बात आती है कि क्या 42वें संविधान संशोधन में यह बात लिखी हुई है कि राज्यपाल के लिए भी जो मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद की सलाह होगी वो बाध्यकारी होगी? बोलोगे बिल्कुल लिखी हुई नहीं है यह बात।
इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा विवेकाधीन शक्ति का भी प्रयोग किया जा सकता है राज्यपाल के द्वारा। हालांकि भारत की संघीय ढांचा को एक नियंत्रित रखने के लिए यह सलाहकारी जो शक्ति है एक तरीके से बाध्यकारी ही बनाई गई है। समय समय पर राज्यपाल को चुनी हुई सरकार जो उसकी मंत्रिपरिषद है उसकी सलाह के अनुसार ही कार्य करना होता है। लेकिन बाध्यकारिता शब्द लिखा नहीं हुआ है 42वें संविधान संशोधन में राज्यपाल के ऊपर, बस इतना याद रखना है। एग्जीक्यूटिव पावर से संबंधित जो डिबेट होती है यह समझ में आई होगी। फिर तीसरा है आपका गेट। ए का मतलब क्या है? अपॉइंटमेंट है। तो यहाँ हमारे आर्टिकल 155 में क्लियरली दिया हुआ है कि राज्यपाल का जो अपॉइंटमेंट होगा वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा। प्रेसिडेंट यानी कि जो राष्ट्रपति है आपका, इसका अपॉइंटमेंट तो करता है लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह से, केंद्र सरकार की सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अब राज्यपाल का पद संवैधानिक प्रमुख होता है लेकिन अपॉइंटमेंट जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा क्यों रखा गया? क्योंकि देखो यार, जब राष्ट्र हमारा आजाद हुआ था उस टाइम राष्ट्र की जो अखंडता और एकता है इसको बरकरार रखने के लिए, चूंकि बहुत सारे राज्य थे जहां पर सरकार को डर था, केंद्र स्तर पर जो शासन था, प्रशासन, उसको डर था कि कहीं आगे चल करके यह जो विभाजन है ये और टुकड़ों में ना भारत बढ़ जाए, है ना। तो इसलिए जो राज्यपाल है वो राज्यपाल का अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के हाथ में रखा गया ताकि अगर राज्य सरकारें कहीं की निरंकुश होती हैं तो उन पर एक नियंत्रण लगाया जा सके। इस संदर्भ में ही इस राज्यपाल के पद का जो अपॉइंटमेंट है वो राष्ट्रपति के द्वारा रखा जाता है आर्टिकल 155 के अंतर्गत। आर्टिकल 156 क्या कहता है? आर्टिकल 156 कहता है टेन्योर, मतलब जो कार्यकाल है, कार्यकाल को लेकर के बोला गया कि कार्यकाल जो है राज्यपाल का 5 वर्ष रहेगा। यहाँ बात ये आती है कि जो राज्यपाल होता है जब अपॉइंट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही काम करेगा, है ना। ये बात आती है, चर्चा हुई तो बोले राष्ट्रपति जब चाहेगा तब हटा देगा। तो इस आधार पर कई बार राज्यपाल को जब चाहा तब हटा दिया राष्ट्रपति ने। मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो सिंगल केस होता है तो वहां उस केस में ये पता चलता है, ये बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि भाई आप ऐसे जो है राज्यपाल को उठाकर कभी भी हटा नहीं सकते हो। प्रसाद पर्यंत का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप जब चाहोगे मनमानी करके राज्यपाल को हटा दोगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, राज्यपाल के बारे में याद रखना चाहिए कि वो एक संवैधानिक प्रमुख है। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि ये याद रखना कि राज्यपाल जो है एक संवैधानिक पद है, तो जब तक आपके पास कोई ठोस आधार नहीं होगा आप उसको हटा नहीं सकते हो, उसका कार्यकाल 5 वर्ष तक रहेगा। यह तय कर दिया गया है राज्यपाल के बारे में अभी तक, ठीक है। हालांकि हटा नहीं सकता है लेकिन स्थानांतरित तो कर सकता है, उसको एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर दिया जाता है। अभी के समय में केंद्र सरकार क्या करती है, यही काम करती है कि देखती हैं जब राज्य उनके हित के अगेंस्ट में जाकर के निर्णय लेने लगते हैं तो उन्हें क्या करेंगी, स्थानांतरित कर देती है ना। अपने जो 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 केंद्र सरकार के अधीन पूरी तरीके से पूर्ण एक पपेट की तरह दिखाई देते हैं राज्यपाल, उन्हें बड़े बड़े राज्यों में रखती हैं, महत्वपूर्ण राज्यों में रखती है केंद्र सरकारें। ये व्यवस्था आज के समय दिखाई देती है। तो जो टेन्योर को लेकर के जो बहस हुई वो क्लियर हो गई होगी और इसका प्रावधान आर्टिकल 156 के अंतर्गत किया गया है। अब आर्टिकल 157 में आते हैं। 157 में क्या बोला गया है, क्वालिफिकेशन की बात की गई है। देखो यहां भी इसको समझ लेना, क्वालिफिकेशन के तौर पर क्या लिखा हुआ है, केवल 2 प्रावधान है हमारे संविधान में कि भैया वो जो है 35 वर्ष का हो जाना चाहिए और वो भारत का नागरिक होना चाहिए। तो 2 क्वालिफिकेशन हमारे संविधान में है कि वो एक तो नागरिक होना चाहिए भारत का जो भी राज्यपाल बनेगा और वो 35 वर्ष अपनी आयु पूरी कर ले, ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ डिबेट हुई कि यार कोई भी व्यक्ति अगर सरकार का पक्ष पूरी तरीके से, सरकार का ही एक प्यांदा, कैसे बोला गया, सरकार का ही अगर पपेट बैठ गया राज्यपाल के रूप में तब भी एक समस्या आएगी, भारत की संघीय ढांचा जो संघीय व्यवस्था है इसके विरुद्ध हो जाएगी यह योजना। तो बोले इसलिए आपको पता होगा कि संघीय व्यवस्था को बेहतर करने के लिए कि क्या सुधार और किए जाएं, कुछ आयोगों का गठन हुआ। इन्हीं आयोगों में सबसे महत्वपूर्ण रहा आपका सरकारिया आयोग। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, और पढ़ा तो जरूर होगा यार, ये एक तरीके से रिवीजन की तरह है, तो ये मानकर चला जाता है कि आप लोगों ने पॉलिटी अपने सोर्स से पढ़ रखी है। तो बहुत सारे आयोग आए, जिन आयोगों में एक महत्वपूर्ण आयोग था 1983 का आपका सरकारिया आयोग। तो इस सरकारिया आयोग के बाद से यह तय किया गया कि राज्यपाल की जब भी नियुक्ति की जाएगी तो इन 2 प्रमुख बातों का ध्यान में रखा जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा। कौन सी 2 प्रमुख बातें थी? पहली बात थी कि जब भी राज्यपाल को नियुक्त किया जाएगा तो राज्य सेवा बाहर का होना चाहिए, यानी कि उस राज्य के व्यक्ति को ही आप राज्यपाल मत बनाइएगा। तो यहाँ थोड़ा सा न्यूट्रल रहेगा वह जो राज्यपाल रहेगा, उस राज्य को लेकर जो नीतियां आएंगी, जो कानून बनेगा, काफी न्यूट्रल दिखाई देगा। पहली रिकमेंडेशन यह थी महत्वपूर्ण कि राज्यपाल के पद को कैसे स्वायत्त बनाया जाए। दूसरी महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन यह थी कि जब भी आप राज्यपाल नियुक्त कीजिए किसी भी राज्य का तो उस राज्य के चीफ मिनिस्टर से आप परामर्श ले लीजिएगा, ठीक है।
दो बातें इन्होंने बोली कि भाई आप राज्य के बाहर का व्यक्ति लाओ, राज्यपाल नियुक्त करो, और दूसरा इन्होंने बोला कि उस राज्य के चीफ मिनिस्टर से, यानी कि जो चुनी हुई सरकार है उसकी भी परामर्श ले लो आप। अब परामर्श बाध्यकारी नहीं रहेगी, लेकिन आप परामर्श ले सकते हो कम से कम नैतिकता के आधार पे। तो दो बातें हैं जिनका अनुपालन किया जाता है, कहां पर, जब क्वालिफिकेशन के स्तर पर यहां बात की जाती है। फिर आगे बात हुई पुंछी आयोग आगे, और पुंछी आयोग आता है 2007 में। अब पुंछी आयोग के द्वारा यह बोला जाता है चीफ मिनिस्टर की सलाह नहीं, चीफ मिनिस्टर भी एक सेलेक्ट कमिटी, एक चयन समिति बनाएगा और चयन समिति से परामर्श करेगा और फिर व्यक्ति के बारे में रिकमेंड करेगा केंद्र सरकार को। ये व्यवस्था बनानी चाहिए, है ना, एक सिलेक्टिव कमिटी की बात कर दी गई यहाँ पर पुंछी आयोग के द्वारा। थोड़ा एक कदम और आगे बढ़ते हुए, तो अभी क्या है, इन दो रिकमेंडेशंस को कोशिश की जाती है जब भी क्वालिफिकेशन आपकी राज्यपाल पद के लिए रखी जाए तो इनका अनुपालन जरूर किया जाए। फिर इसके बाद में आता है आर्टिकल 158। आर्टिकल 158 क्या है, कंडीशन के बारे में बताता है। आर्टिकल 158 में क्लियरली बोला गया है किन किन दशाओं में वह राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। जैसे हमने राष्ट्रपति के बारे में देखा था कि देखो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो किसी करप्ट प्रैक्टिसेस में, इस टाइप से कुछ प्रावधान ऐसे किए गए हैं जहां पर उसके सामने ये कंडीशंस होती हैं और उन कंडीशंस को अगर फुलफिल करेगा तभी वो राज्यपाल के रूप में उसका अपॉइंटमेंट हो सकता है। आर्टिकल 60 क्या है भाई, सॉरी, आर्टिकल 159 क्या है। आर्टिकल 159 में यह बोला गया है कि ओथ के बारे में, ओथ के बारे में भी आपको याद नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, प्रेसिडेंट के बारे में याद करो कि प्रेसिडेंट जो है ओथ किसके समक्ष लेता है। बोले प्रेसिडेंट जो ओथ लेता है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो बोले जब राज्यपाल के बारे में क्या होगा, तो राज्यपाल के बारे में होगा, राज्य में क्या है, हाई कोर्ट है। अब हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे, तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के समक्ष ही शपथ लेगा कौन, राज्यपाल। बताओ याद करने वाली बात है कोई, नहीं है ना। अगर आपने सेंटर के स्तर पर अच्छे से पढ़ रखा है तो यहाँ राज्य के स्तर पर कुछ भी याद करने वाला ऐसा आपको स्पेशल नहीं मिला होगा कि बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़े। तो यहाँ हमने आर्टिकल्स कर लिए कहां तक, आर्टिकल 153 से आर्टिकल 159 तक सारे ही हमने कंप्लीट कर लिए। आर्टिकल 160 को भी यहीं पर देख लेते हैं, यहीं पर कर लो सारी चीजें ताकि एक फ्लो में आपकी कवर हो जाए और जो भी यहाँ दिया हुआ है सब याद हो जाएगा आपको। आर्टिकल 160 में ये बोला गया है, देखो यार, प्रेसिडेंट क्या था, प्रेसिडेंट जब भी आपका मान लीजिए आकस्मिक कोई निधन हो जाता है तो आकस्मिक निधन की स्थिति में हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट है वहां पर, तो वाइस प्रेसिडेंट को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया जाता था। अब उसके बाद भी क्या प्रोविजन किया गया था कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्हें बनाया जाएगा, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। बोले राज्यपाल के स्तर पर तो आर्टिकल 160 में यही बोला गया है कि राज्यपाल की अगर मान लीजिए आकस्मिक निधन हो जाती है किसी राज्य में तो फिर कौन आएगा उसकी जगह, कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में। तो यहाँ प्रेसिडेंट क्या करेगा, प्रेसिडेंट जो है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को उठा करके कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में नियुक्त कर सकता है, क्योंकि यहाँ हमारे पास उपराज्यपाल नहीं है, ठीक है। तो किसको किया जाता है, याद रखना, हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसे नियुक्त किया जाता है उप कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में। तो यही चर्चा जो की गई है ये आर्टिकल 160 के अंतर्गत की गई है। 161 क्या है, देखो आर्टिकल 161 से शुरू हो जाता है मैजिक ऑफ 89। क्या है भैया मैजिक ऑफ 89 क्या है, ये क्या बला है। देखो मैजिक ऑफ 89 का सीधा मतलब यह है कि यहां से आपको राष्ट्रपति से संबंधित या संघ से संबंधित जो भी प्रोविजन है उसमें 89 को जोड़ देना है, तो आपको स्टेट से संबंधित जितने प्रोविजन है वो आपको मिल जाएंगे। कैसे, यहां समझते हैं। आर्टिकल 72, अब इसके लिए आर्टिकल पीछे के आपको याद होने चाहिए, है ना, वो नहीं याद है तो शर्म वाली बात है ना, कम से कम इतना तो याद रखो। अब देखो आर्टिकल 72, आर्टिकल 72 आपका क्या था, क्षमा करने की शक्ति थी कि नहीं थी, बोले हाँ थी, किसकी, राष्ट्रपति की थी। अब यहाँ पर आर्टिकल 72 में आपको 89 ऐड करना है, कितना आता है, बोले आर्टिकल 72 में 89 ऐड कर लिया, 161 आ गया। तो जो 161 आएगा तो ये राज्यपाल की क्षमा करने की शक्ति है, ठीक, क्लियर। फिर बात करते हैं, वहां हमने आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 पढ़ा था। 74 क्या था, 74 था मंत्री परिषद जो थी वो सलाह देगी किसको, सलाह किसको देती है, प्रेसिडेंट को, और फिर उसके अनुसार कार्य करना होता है। ऐसे ही 74 में आपको 89 जोड़ना है। अब आर्टिकल 89 जब जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, 163 आ जाएगा। 75 में आपको 89 जोड़ना है, आर्टिकल 164 आ जाएगा। तो 163 और 64 क्या हो जाएगा, यहाँ 163 का सीधा मतलब है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो आपका किसको, राज्यपाल को सलाह देगी। और 164 क्या है, 164 आर्टिकल ये है कि जो जैसे कि वहां पर अपॉइंट किया जाता था प्रेसिडेंट के द्वारा, किसको, प्रेसिडेंट के द्वारा वहां पर अपॉइंटमेंट होता था प्राइम मिनिस्टर का, और प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती थी। और सारे के सारे जो मंत्री होते थे सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते थे किसके प्रति, लोकसभा के प्रति।
सेम आर्टिकल 164 में प्रोविजन किया गया है जो 75 में है, याद रखना। मैजिक ऑफ 89 है कि नहीं है ना, आपको आर्टिकल भी याद हो जाएंगे। सेम 164 में प्रोविजन है कि जो अपॉइंटमेंट चीफ मिनिस्टर का होगा वो गवर्नर करेगा, लेकिन और जो मंत्री रहेंगे वो आपके चीफ मिनिस्टर की सलाह पर गवर्नर के द्वारा किए जाएंगे। और जो राज्यों की मंत्री परिषद होगी वो सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होगी? सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होगी। ठीक है, तो इतना ही आपको देखो यहां पर समझाने की कोशिश थी कि जो मंत्री परिषद वाला है आर्टिकल 163 और 164 ये दोनों याद हुआ। अब मैजिक ऑफ 89 और देखो कैसे, वहां हमने 74 देखा था, 75 देखा था, एक आर्टिकल और देखा था, याद हो अगर आपको, आर्टिकल 78 में क्या था? प्राइम मिनिस्टर के कर्तव्य थे, दायित्व थे। दायित्व कैसे थे कि अगर प्रेसिडेंट के द्वारा प्रशासन या विधायिका से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न पूछा जाता है, कोई सूचना मांगी जाती है अगर प्राइम मिनिस्टर साहब से, तो प्राइम मिनिस्टर साहब का यह कर्तव्य होगा कि आप क्या है, राष्ट्रपति महामहिम जी को वो सूचनाएं उनके सामने रखें, प्रस्तुत करें। तो ये आर्टिकल 78 है जो आपके प्राइम मिनिस्टर जी के कर्तव्यों को बताता था। इसमें जोड़ दो 89, इसमें जैसे ही जोड़ेंगे 89 तो 167 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 167। तो 167 क्या बताता है? 167 आपका चीफ मिनिस्टर साहब के कर्तव्य बताता है। यानी कि राज्यपाल महोदय अगर चीफ मिनिस्टर साहब से कोई अगर प्रश्न पूछते हैं, सूचना मांगते हैं, तो चीफ मिनिस्टर साहब को देनी पड़ेगी, जैसे वहां प्राइम मिनिस्टर साहब प्रेसिडेंट महोदय को दे रहे हैं। देखो सारी चीजें बोला था ना, जोड़ के अगर पढ़ोगे तो बहुत आसान हो जाएंगी और आपको पीछे की चीजें भी याद हो जाएंगी। क्लियर? तो हमने आर्टिकल 161 तक, 161 में क्षमा करने की शक्ति, अभी आगे हम इसको पढ़ लेंगे जब राज्यपाल की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो मोटे मोटे जो प्रोविजंस हैं वो आपके तैयार हुए होंगे। अब हम देखते हैं राज्यपाल की कुछ प्रमुख शक्तियां जो हैं। अब शक्तियों के अंतर्गत जैसे हमने प्रेसिडेंट की शक्तियां देखी थी, वैसे ही राज्यपाल की शक्तियां हैं। पहले कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स देखी थी, कार्यपालिक शक्ति देखी थी। तो कार्यपालिका की शक्ति क्या थी? वहां पर जो अपॉइंटमेंट्स वगैरह हैं, रिमूवल्स हैं, जैसे वहां संविधान के जो प्रमुख होते हैं, जैसे भारत के जो केंद्र के प्रमुख थी, कुछ संवैधानिक बॉडी थी, उनके जो प्रमुख थे, इनकी अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता था? प्रेसिडेंट करता था। ऐसे ही राज्य की कुछ आपकी बॉडीज रहेंगी, उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और जो आपका चीफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो मंत्री हैं, मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है भाई? अपॉइंटमेंट यहाँ पर राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। उसी तरीके से जैसे वहां अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति की जाती थी, वैसे ही यहाँ पर महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाएगी। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। सब कुछ देखो आपका सेम है एकदम, राष्ट्रपति की जगह पर राज्यपाल है और राज्य से संबंधित जो पदाधिकारी है बस उनका नाम है। बाकी प्रोसीजर क्या है? बिल्कुल एक जैसा है। फिर बात करते हैं अगली विधायी शक्ति पर। क्या कुछ विधायी शक्तियां भी हैं यहाँ पर राज्यपाल के पास? बोले बिल्कुल हैं। देखो विधायी शक्ति के स्तर पर जो विश्वविद्यालय होते हैं, इनके कुलाधिपति जो होते हैं, यह भी कौन होता है? यह कौन होता है? जो विश्वविद्यालय होता है उसका कुलाधिपति कौन होता है राज्यों का? वह राज्यपाल होता है। ठीक, और यहां प्रमुख रूप से यह समझना है, जैसे वहां पर दो सदन थे आपके, कौन कौन थे? संसद के दो भाग थे, लोकसभा था, राज्यसभा था। यहां आपका विधानमंडल के दो सदन हैं और हर जगह पर यह व्यवस्था नहीं है द्विसदनात्मक। कहां कहां पर है? केवल 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर दो सदन आपको दिखाई देंगे, विधानसभा और विधान परिषद। अभी हम इसको अच्छे से आगे डिटेल से करेंगे। तो बात यह आती है राज्यपाल की विधायी शक्ति में हम पढ़ रहे हैं, तो क्या पढ़ेंगे कि जो विधान परिषदें हैं, विधान परिषदों में जो 1/6 सदस्य होते हैं, यहां अधिकार दिया गया है राज्यपाल को कि आप जो है नियुक्त कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल, वहां का उच्च सदन कौन था? राज्यसभा था। यहां का उच्च सदन कौन रहेगा? जहां पर द्वि सदन है, विधान परिषद रहेगा। वहां 12 सदस्य मनोनीत किए जाते थे, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। यहां पर जो सदस्य हैं 1/6 किसके द्वारा मनोनीत किए जाएंगे? राज्यपाल के द्वारा। ग्राउंड्स क्या क्या रहेंगे? देखो ग्राउंड्स के स्तर पर समझना, 4 ग्राउंड तो एकदम सेम है। कौन कौन से? साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। 4 ग्राउंड वही हैं जो राज्यसभा में मनोनीत किए थे। यहाँ एक 5वां ग्राउंड जो है एक्स्ट्रा जो है ऐड हो जाता है, वो है आपका सहकारी आंदोलन। ठीक है, कोऑपरेटिव मूवमेंट। अब याद रखो, कोऑपरेटिव मूवमेंट से जुड़ा हुआ व्यक्ति भी क्या हो सकता है? विधान परिषद के सदस्य के रूप में नॉमिनेट किया जा सकता है और ये नॉमिनेशन की पावर राज्यपाल के पास है। +1 है आपका ग्राउंड यहाँ पर, 4 तो सेमी है, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा। 5वां जो ग्राउंड है सहकारी आंदोलन, ये एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, ये आपको याद रखना है। प्रश्न आपके यहाँ से बहुत बनाए जाते हैं। अब आगे थोड़ा सा विधायी जो शक्तियां हैं इसके अंतर्गत एक आगे और पढ़ लेते हैं प्रोविजन की। एग्जाम्पल के तौर पर विधायिका के द्वारा राज्यों में जो विधानमंडल होता है, अब विधायिका के द्वारा कोई बिल लाया जाता है। अब बिल दोनों सदनों से पास हो गया, अब पास होकर के पहुंचता है राज्यपाल महोदय के पास में।
तो राज्यपाल महोदय के पास क्या क्या शक्ति होती हैं। यहाँ बिल हमने वहां पढ़ लिया है प्रेसिडेंट के पास क्या क्या शक्तियां होती हैं, लेकिन प्रेसिडेंट से थोड़ा सा अलग है यहाँ पर राज्यपाल के मामले में, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं क्या होता है। बिल मान लीजिए यहाँ राज्यपाल के पास पहुंच चुका है, तो राज्यपाल महोदय के पास या तो विकल्प है उसको स्वीकृति दे दें और बिल को बना दें एक्ट। पहला तो ये तरीका है, बहुत आसानी से स्मूथली जो बिल एक्ट बन जाएगा, तो ये प्रोविजन होता है। दूसरा होता है कि विदहोल्ड कर दें, राज्यपाल महोदय मना कर दें या विदहोल्ड कर दें उसको, है ना, कि हम परमिशन नहीं दे रहे हैं। तीसरा एक राज्यपाल के पास ऑप्शन होता है रिकंसीडर करने का, आप पुनर्विचार के लिए भी भेज सकते हैं, राज्यपाल महोदय के द्वारा रिकंसीडर के लिए भेजा जाएगा, जैसे राष्ट्रपति महोदय के पास ये राइट होता है। और जब रिकंसीडर के लिए भेज दिया जाता है, दोबारा से अगर वहां आ जाता है राज्यपाल के पास, तो वहां पर फिर राज्यपाल के पास क्या होता है, यहाँ रोकने की कोई भी दोबारा से क्या होता है, रिकंसीडर इसके बाद नहीं कर सकता, इसके बाद बाध्यता हो जाती है साइन करने की, तो राज्यपाल के पास यहाँ पर बाध्यता होती है साइन करने की, अगर रिकंसीडर के बाद दोबारा बिल आ जाता है। चौथा ऑप्शन यहाँ खुला हुआ है एक्स्ट्रा, राष्ट्रपति के पास विचार रखने के लिए बिल का, राज्यपाल के पास में यहाँ एक एक्स्ट्रा ऑप्शन चौथा क्या है कि वो चाहे तो उस बिल को, वो चाहे तो वो उस बिल को पुनर्विचार के लिए नहीं, विचार करने के लिए, किसके लिए, राष्ट्रपति महोदय के लिए रख सकता है, उनके पास भेज सकता है। और ये पावर देता है आपका आर्टिकल 200 का 1, याद रखना, आर्टिकल 200 और आर्टिकल 200 का 1, ये दोनों आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण हैं, कई बार एग्जाम में आते हैं आपके। आर्टिकल 200 में यहां पर चर्चा की गई है कि राज्यपाल महोदय के पास कौन कौन सी पावर शक्तियां होती हैं यदि कोई विधेयक इनके पास पहुंचता है, तो 4 ग्राउंड होते हैं इनके पास। पहला होता है कि हाँ कर दो, दूसरा होता है विदहोल्ड कर दो, तीसरा होता है कि रिकंसीडर के लिए भेज दो आप, चौथा होता है कि राष्ट्रपति महोदय के लिए रख लो। और राष्ट्रपति महोदय के लिए जब रखेगा तो आर्टिकल 201 के तहत यहाँ राष्ट्रपति को देखिए पावर दी गई है कि आपके पास क्या क्या विकल्प हैं। राष्ट्रपति के पास क्या क्या विकल्प होते हैं, या तो वो एक्सेप्ट कर ले उसको, ठीक है हाँ यह बिल सही है और जाएगा आगे, फिर ये क्या बन जाएगा, विधेयक बन जाएगा। दूसरा विकल्प ये होता है कि विदहोल्ड कर सकता है, वह भी मना कर सकता है, सीधा वह क्या कर सकता है, उस विधेयक को रिजेक्ट कर सकता है। और तीसरा ऑप्शन क्या होता है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर होता है कि वह पास करने के लिए क्या हो जाए, हाँ सॉरी, तीसरा ऑप्शन होता है पुनर्विचार के लिए भेजना। तो एक बात बताइए, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए किसको भेजता था, संसद को भेजता था। यहां पर जब राष्ट्रपति के पास आ रहा है तो पुनर्विचार के लिए किसको भेजेगा, क्योंकि आर्टिकल 201 के तहत यह प्रोसीजर है पूरा, तो यहां पुनर्विचार के लिए याद रखना गवर्नर के पास नहीं भेजेगा, राज्य विधानमंडल के पास भेजेगा। जहां से ये बिल आ रहा है बनकर के, वहीं पर यह बिल दोबारा भेजा जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, और पुनः यह राष्ट्रपति के द्वारा जो भेजा गया बिल होता है फिर से अगर भेज दिया जाता है, तो क्या यहाँ पर बाध्यता है साइन करने की। तो याद रखना यह चीज भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं। यहाँ भी राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, क्लियरली समझ लेना इस चीज को, राष्ट्रपति बिल्कुल बाध्य नहीं होता है साइन करने के लिए। जिस तरीके से राज्यपाल जो होता है बाध्य होता है, और राष्ट्रपति जब संसद का कोई कानून आता है, कोई संसद का विधेयक आता है, वहां राष्ट्रपति पर बाध्यता होती है। लेकिन आर्टिकल 201 के तहत जब राज्य विधानमंडल से कोई विधेयक राज्यपाल के पास आ रहा है और वह राष्ट्रपति के पास पहुंचाया जा रहा है, तो वहां राष्ट्रपति के ऊपर कोई भी बाध्यता नहीं है, पुनर्विचार के बाद भी आने के बावजूद, ठीक है, पुनर्विचार के बाद भी अगर कोई बिल आता है तब भी राष्ट्रपति यहां पर बाध्य नहीं होता है। बस ये बात आपको समझानी थी, ये थोड़ा सा इसका टेक्निकल टर्म था। अब क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कि कोई विधेयक राज्यपाल के पास जाता है और फिर वहां से राष्ट्रपति के पास जाता है तो क्या क्या प्रोविजन हो सकते हैं। अब बात आती है ऑर्डिनरी बिल के बारे में, यहां समझ लिया, क्या मनी बिल पर भी ये लागू होता है, मनी बिल पर भी। तो मनी बिल के बारे में ये तो पता है कि पहले प्रायर रिकमेंडेशन ली जाती है, जैसे वहां पर प्रायर रिकमेंडेशन किसकी ली जाती है, प्रेसिडेंट की, ऐसे ही यहाँ प्रायर रिकमेंडेशन किसकी ली जाती है, राज्यपाल की। तो देखो याद, बहुत बहुत गौर से सुनना, बहुत गौर से, क्या जब धन विधेयक आता है, मनी बिल राज्यपाल के पास आया, तो धन विधेयक पर क्या होता है, एक तो राज्यपाल देखो चाहे तो उसको स्वीकृति दे दे, क्लियर, या विदहोल्ड कर दे, और क्या पुनर्विचार का ऑप्शन होता है, तो पुनर्विचार का ऑप्शन नहीं होता है, ना राष्ट्रपति जी के पास होता है ना राज्यपाल जी के पास यहां पर होता है। फिर बात आती है, क्या राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए आर्टिकल 200 का प्रयोग कर सकता है राज्यपाल यहां पर। तो याद रखना, धन विधेयक के मामले में राज्यपाल आर्टिकल 200 का प्रयोग कर सकता है, ये बोला गया है कि धन विधेयक के मामले में राज्यपाल प्रयोग कर सकता है और राष्ट्रपति को भेज सकता है। राष्ट्रपति को भेजा जाएगा, या तो राष्ट्रपति महोदय स्वीकृति दे दें या विदहोल्ड कर दें। यहां पुनर्विचार का जो राइट है, पुनर्विचार का अधिकार राष्ट्रपति महोदय को भी नहीं दिया गया है,
साधारण जो बिल होते हैं उन मामलों में आप पुनर्विचार के लिए भेज सकते हो राज्य विधानमंडल को। लेकिन भैया जैसे राज्यपाल भी आपका रिकंसीडर के लिए नहीं भेज सकता है, उसी तरीके से यहाँ पर राष्ट्रपति महोदय भी अगर कोई धन विधेयक, अगर कोई मनी बिल इनके पास आता है आर्टिकल 200 के तहत, तो 201 में यह विकल्प नहीं दिया गया है कि आप इसको रिकंसीडर के लिए भेजिए। क्लियर? तो सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। जो भी राज्य विधानमंडल से जुड़े हुए बिल होते हैं, विधेयक होते हैं, इन पर जितने कंफ्यूजन होते हैं वो सब कोशिश की गई है क्लियर करने की। अगर चीजें बहुत सी अभी भी अगर दिमाग में नहीं घुसी हैं, स्लिप कर रही हैं, तो उनको क्या करना है, दोबारा आपको इसको सुन लेना है और दोबारा सुनते हुए फिर समझने की कोशिश करनी है। और याद रखना, जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ दी जाती है, कोशिश की जाती है एक ऑर्गेनाइज तरीके से दी जाए। आप अपने दिमाग में जब कोई इंफॉर्मेशन एक ऑर्गेनाइज तरीके से घुसाते हो ना, तो वहां क्या होता है, लंबे समय तक रहती है ना। और अगर आप ऐसे उथले पुथले कहीं से भी कुछ फैक्ट उठा लिया, कहीं से कुछ फैक्ट उठा लिया, तो फिर वो लंबे समय तक आप अपने ब्रेन में रख नहीं सकते हो। याद रखना इस चीज को। इसलिए कोशिश करा करो, पहले ऑर्गेनाइज करो उसको, ऑर्गेनाइज करके फिर उसको क्या किया करो, ग्रेस्प किया करो। ठीक? तो शुरू करें आगे। फिर आगे हमने विधायी शक्तियां पढ़ ली, एग्जीक्यूटिव पावर्स देख ली, अब न्यायिक शक्तियां आते हैं। तो न्यायिक शक्तियों के मामले में क्लियरली आप जब जुडिशरी पढ़ोगे वहां समझोगे कि जो हाई कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं, इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन जिस राज्य के जजेस हैं जिनका अपॉइंटमेंट हो रहा है, वहां के राज्यपाल से परामर्श ले सकता है। ये आर्टिकल 217 के अंतर्गत कहा गया है। और आर्टिकल 233 ये कहता है कि भाई जहां पर आप एडिशनल जजेस जो होते हैं, इनका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है, इनका अपॉइंटमेंट होता है गवर्नर के द्वारा। अब गवर्नर क्या करेगा, वहां के हाई कोर्ट से परामर्श ले सकता है यदि उनका अपॉइंटमेंट करना है, स्थानांतरण करना है या उनका प्रोन्नति करनी है। ठीक है? तो यहां पर आपका क्या है, हाई कोर्ट के साथ में विचार विमर्श कर सकता है राज्यपाल। लेकिन अगर हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करना है तो वहां राष्ट्रपति के द्वारा ही अपॉइंटमेंट होता है, लेकिन राज्यपाल से विचार विमर्श किया जा सकता है। तो इन दो मामलों में राज्यपाल को पावर दी गई है। क्या पावर है, ये समझ में आया होगा। 213 क्या है, जैसे ऑर्डिनेंस के बारे में वहां पढ़ा था हमने, आर्टिकल 123 है जो राष्ट्रपति को अधिकार देता है ऑर्डिनेंस जारी करने का। ऑर्डिनेंस भी संसद के द्वारा बनाई गई विधि के समान होता है। सेम उसी तरीके से 1 2 3 में 2 को आगे कर दो, 213 हो जाएगा, ऐसे याद हो जाएगा। तो 213 आर्टिकल आपका कहता है कि भैया राज्यपाल को भी सेम आपका पावर है अध्यादेश। जब कोई सदन का एक सत्र या दोनों सत्र आपके नहीं रहते हैं, तो फिर यहाँ पर अध्यादेश जारी करने की अगर जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है, टाला नहीं जा सकता है अगर स्थिति को, तो वहां पर जो अध्यादेश है वो जारी करने का अधिकार किसका है, यहाँ राज्यपाल को दिया गया है राज्य के स्तर पर। बोले जब यह जारी किया जाता है तो जैसे वहां पर मैक्सिमम टाइम कितना होता था, कोई भी अध्यादेश अगर जारी रह सकता है, लागू किया जा सकता है किसी भी राज्य में, तो वह कितने वर्ष तक कितने महीने तक अधिकतम, तो 6 महीने 6 सप्ताह तक। क्यों? क्योंकि एक सत्र मान लीजिए बैठा हुआ है, अगला सत्र बैठने के लिए मैक्सिमम जो टाइम गैप होना चाहिए 6 महीने का होना चाहिए। और जैसे ही कोई सत्र बैठ जाता है, अध्यादेश के बारे में बोला जाता है कि 6 सप्ताह तक या तो उसको पास कर दो, नहीं तो ये क्या होगा, खत्म हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा जो भी ऑर्डिनेंस है। तो इसीलिए 6 सप्ताह के अंदर दूसरे सत्र को क्या करना होता है, पारित करना होता है, कानून बनाना होता है। क्लियर? तो इसीलिए अधिकतम जो हो सकता है 6 महीना 6 सप्ताह तक कोई भी ऑर्डिनेंस आपका जारी रह सकता है। उसकी अवधि अगर पूछी जाती है तो मैक्सिमम जो टाइम होता है वो 6 सप्ताह 6 महीना है ना। क्लियर? तो ये देखो वहां पर हमने 123 में पढ़ा था, यहां रिवीजन हो गया है। संवैधानिक शक्तियों में आर्टिकल 154 हमने पढ़ लिया है। कार्यपालिकी शक्ति होती है जितनी की जितनी, सारी किसमें निहित होती हैं, राज्यपाल में निहित होती हैं। राज्य की कार्यपालिकी शक्ति किसमें होती है, सारी एग्जीक्यूटिव पावर राज्यपाल में, भले ही नाम मात्र का है लेकिन समझो है किसमें, सारी की सारी वो राज्यपाल में है। 154 कहता है, और 154 के साथ जोड़कर ही 163 और 164 को पढ़ा था। जैसे हमने वहां पर 74 और 75 को जोड़ करके पढ़ा हुआ था, ऐसे यहाँ पर राज्य से संबंधित हम आर्टिकल 163 और 164 को पढ़ा था। 74 में 89 मैजिक ऑफ 89, 75 में मैजिक ऑफ 89, ये दोनों आर्टिकल हमें मिल गए थे, याद आया, पीछे हमने कर रखा है इस चीज को। और यही दी हुई है बात कि 42वें संविधान संशोधन में कहीं पर भी क्लियरली लिखा नहीं हुआ है कि राज्यपाल के ऊपर जो मंत्रिपरिषद की सलाह होगी वो बाध्यकारी होगी। ठीक है? अब आते हैं राज्यपाल की जो क्षमा दान करने की शक्ति है, ये भी हमने पढ़ ली थी जब राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति आर्टिकल 72 के अंतर्गत हमने की हुई थी। 72 में हमने मैजिक ऑफ 89 जोड़ा, हमें मिल गया आर्टिकल क्या, 161। 161 क्या है, राज्यपाल की क्षमा करने की शक्ति। वहां हमने यह देखा था केवल 2 आधारों पर जो राज्यपाल की क्षमा करने की शक्ति होती है वो राष्ट्रपति से थोड़ी सी कम दिखाई देती है। कौन से 2 आधार थे? पहला था कि जो सैन्य मामलों में कोई भी मामला निर्णय आता है अगर सैन्य मामलों में, तो वहां राज्यपाल को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि आप किसी भी तरीके से माफ करो उन्हें या सजा में परिवर्तन करो। सुनने का अधिकार किसको होता है सैन्य मामलों से जुड़े हुए?
तो वो सारा का सारा अधिकार है राष्ट्रपति के पास। क्यों है? क्योंकि भैया तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर अधिकार प्रेसिडेंट के पास ही रहता है। दूसरा क्या है? दूसरा बात यह हुई थी कि जो आपका मृत्युदंड है, मृत्युदंड के मामले में एक राइट केवल राज्यपाल के पास नहीं है कि मृत्युदंड को वो क्षमा नहीं कर सकता है, ठीक है। पूरी तरीके से अगर माफ करने को बोला जाए तो किसके पास ये अधिकार है मृत्युदंड को? पूरी तरीके से माफ करने का अधिकार केवल प्रेसिडेंट महोदय के पास में है। अब बोले अगर मृत्युदंड को क्या आजीवन कारावास में परिवर्तित किया जा सकता है? बोले हाँ, ये राज्यपाल के पास अधिकार है। लेकिन अगर बोलो पूरी तरीके से पर्डन माफ कर दे तो ये अधिकार केवल प्रेसिडेंट महोदय के पास है। तो ये दो ग्राउंड थे जहां पर प्रेसिडेंट को राज्यपाल से ज्यादा क्षमा करने की शक्तियां मिली हुई थी। एक चीज यहां और समझ लेनी है कि राष्ट्रपति जो होता है, मामला चल रहा होता है और बीच में किसी समय भी जो अपनी आर्टिकल 72 के तहत पर्डनिंग पावर है इसका यूज कर सकता है। लेकिन गवर्नर के बारे में यह बोला गया है और मामला था आपका नानावती मामला। पढ़ना इसको, यहां पर देखो, आप पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ सुन लो। इस मामले में बोला गया कि राज्यपाल के पास में यह पावर है जब कोई सजा दे दी जाती है। जैसे कोई अगर फैसला आ जाता है, एडिशनल कोर्ट हो गया जो आपका सेशन कोर्ट होता है, या आपका हाई कोर्ट होता है, या सुप्रीम कोर्ट होता है, इन मामलों से यहां पर न्यायालय से जब निर्णय आ जाता है, यानी कि किसी को सजा सुना दी जाती है, इसके बाद ही मर्सी पिटीशन पर कार्य कर सकता है गवर्नर। लेकिन अगर प्रेसिडेंट चाहे तो बीच में ही वह मर्सी पिटीशन के माध्यम से सजा को माफ कर सकता है। ये अधिकार किसके पास होता है? केवल महामहिम के पास होता है। गवर्नर को यह राइट नहीं दिया गया है। क्लियर? ये समझ में आ गया? तो हमने जो एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट था वो पूरा देख लिया है। अभी थोड़ा सा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को इन ब्रीफ ऐसे देख तो लिया है। आर्टिकल 163 देख लिया है, 164 देख लिया है, 167 भी देख लिया है, जहां चीफ मिनिस्टर महोदय के कुछ कर्तव्य बताए गए थे। जैसे हमने वहां पर 78 आर्टिकल 78 के अंतर्गत प्राइम मिनिस्टर महोदय के हमने कर्तव्य देखे हुए थे। अब फिर आते हैं हम लेजिस्लेचर पर, है ना, जो कानून बनाने की, राज्य में कानून बनाने की कौन सी संस्थाएं हैं? तो प्रमुख रूप से ज्यादातर राज्यों में अगर आप पाओगे तो वहां पर आपको विधानसभा ही दिखाई देगी। सारे राज्यों में विधानसभा है। लेकिन बात करते हैं विधान परिषद की, तो विधान परिषद मात्र आपकी 6 राज्यों में दिखाई देती है। और तीसरा इसका प्रमुख अंग कौन है? राज्यपाल। वहां 3 कौन थे? वहां संसद के 3 प्रमुख अंग कौन थे पार्लियामेंट के? प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। वैसे यहाँ 3 प्रमुख अंग कौन है? राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। अब विधान परिषद यहाँ पर थोड़ा सा राज्यसभा से अलग है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा तो सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन विधान परिषद जो है मात्र 6 राज्यों में है। अब जिन राज्यों में है वो तर्क देते हैं कि देखो यार, कोई कानून विधेयक आता है तो केवल विधानसभा में ही, अगर जहां पर है तो वहीं पर लाकर खत्म कर दिया जाता है, पारित हो जाता है। तो एक जो निरंकुशता है राज्य सरकार की वह दिखाई दे सकती है। लेकिन जब विधान परिषद होगी तो विधान परिषद में भी कुछ समय के लिए यहाँ डिबेट होगी, चर्चा परिचर्चा होगी, तो आपको निरंकुशता नहीं दिखाई देगी। बहुत सारे मामलों पर एक नैतिक एक दबाव बनाया जा सकता है। तो ये तर्क दिया जाता है उन राज्यों के द्वारा जहां पर विधान परिषद है, और अपना उत्तर प्रदेश उन्हीं राज्यों में से एक है, 6 राज्यों में से जहां विधान परिषद मौजूद है। और जहां नहीं है उनका तर्क होता है कि बेमतलब की यह चीज रहती है, कोई भी कानून में फालतू में देरी होती है, निलंबनकारी इसको एक संगठन बोल दिया जाता है कि ये फर्जी की निलंबनकारी संस्था है, इसलिए इसकी कोई जरूरत नहीं है, विधानसभा पर्याप्त रूप से कार्य कर रही है। तो ये तर्क उनका है जिनके यहाँ पर विधानसभा नहीं है, जिन राज्यों में। क्लियर? और विधानसभा कहां कहां पर है, ये क्वेश्चन अपना प्रीलिम्स का है। तो यहां आप भारत का मैप बनाओ और सेट में डिवाइड कर लो। बोला ना, ऑर्गेनाइज तरीके से इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में घुसाओ। सेट में कैसे? यूपी बिहार, 2-2 के सेट बना लो। एक तो यूपी बिहार मिल जाएगा, एक महाराष्ट्र कर्नाटक मिल जाएगा, और दूसरा तीसरा सेट आंध्र प्रदेश तेलंगाना मिल जाएगा। 6 के 6 आपके विधान परिषद वाले जो राज्य हैं ये याद हो गए। पहला कौन सा है भैया? यूपी बिहार, पहला सेट। दूसरा सेट कौन सा है? महाराष्ट्र कर्नाटका। तीसरा सेट कौन सा है? आंध्र प्रदेश तेलंगाना। यही तो 6 अपने राज्य हैं जहां पर विधान परिषद भी मौजूद है। बाकी की बाकी सारे के जितने हैं वहां केवल विधानसभा है। क्लियर? अब बढ़ते हैं विधान परिषद। जैसे वहां पर क्या देखा था हमने? आर्टिकल 79, 80 और 81, 3 प्रमुख हमने आर्टिकल्स पढ़े थे। 79 में देखो संसद पार्लियामेंट की चर्चा है। 80 के अंतर्गत हमने उच्च सदन देखा था, यानी कि राज्यसभा के बारे में पढ़ा हुआ था। और 81 में हमने लोकसभा के बारे में पढ़ा हुआ था, है ना? तो ऐसे यहाँ क्या करेंगे? यहाँ देखो आर्टिकल 168 हमने देखा, किसके बारे में है? विधानमंडल के बारे में है। तो आर्टिकल जो 169 होगा वो किससे संबंधित होगा बताओ? और नहीं बताओगे, अगर नहीं याद करना है तो ऐसे याद कर लो, हमें ये वाला याद है ना, केंद्र वाला याद है कि नहीं? ये भी नहीं याद है तो डूब मरो, है ना? देखो ये तो कम से कम याद ही होना चाहिए। 80 में क्या है आपको?
मैजिक ऑफ 89 बताया। तो मैजिक ऑफ 89 में क्या है, 80 में आपको 89 ऐड कर देना है तो आ जाएगा 169। तो जो वहां पर राज्यसभा के लिए प्रोविजन है वही यहाँ पर विधान परिषद के लिए है। 81 में आप 89 ऐड करोगे तो 170 आ जाएगा, यानी कि वहां जो लोकसभा है उसी तरीके से यहाँ पर निम्न सदन कौन सा है, यहाँ पर निम्न सदन आपका विधानसभा है। तो चलो फिर चलते हैं 169 के बारे में थोड़ा समझते हैं कि 169 क्या है आपका। यहाँ पर उच्च सदन के रूप में जाना जाता है विधान परिषद, और सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। हमें जानकारी इसके बारे में केवल इतनी कलेक्ट करनी है कि विधान परिषद अगर रहता भी है तो किसी राज्य में विधान परिषद का जो निर्माण क्रिएशन है, एवोल्यूशन है, ये कैसे होता है। देखो जो इसका क्रिएशन होता है इसका प्रोसीजर समझ लो, बहुत आसान है। कैसे आसान, ये है कि किसी राज्य में विधानसभा तो होगी, बोले बिल्कुल होगी। तो विधानसभा के द्वारा जो उसके सदस्य होंगे वो प्रेजेंट एंड वोटिंग का अगर 2/3 सदस्य, याद रखना जो क्रिएशन का राइट दिया गया है वो संसद को दिया गया है। किसको दिया गया है, पार्लियामेंट को। लेकिन पार्लियामेंट कोई विधि तब बना सकता है जब विधानसभा के द्वारा उस राज्य के विधानसभा के प्रेजेंट एंड वोटिंग 2/3 बहुमत के साथ में कोई भी अधिनियम लेकर आते हैं और बोलते हैं कि हाँ भाई हमारे राज्य में विधान परिषद के गठन की आवश्यकता है। फिर संसद जी कहेंगे चलो ठीक है, आपने अपने यहाँ पर 2/3 बहुमत के साथ, एक विशेष बहुमत के साथ में कोई अगर आप ये प्रस्ताव या संकल्प लेकर आ गए हो तो अब आपने अगर पारित करा लिया है, आपकी बात मानते हैं हम, और संसद महोदय क्या करेंगे, संसद महोदय जो है वहां पर विधान परिषद का गठन कर देंगे। ठीक, ये पूरा प्रोसीजर है आपके यहाँ पर विधान परिषद के गठन का हमारे संविधान में। तो इस तरीके से 6 राज्यों ने क्या किया, प्रेजेंट एंड वोटिंग का अपने यहाँ पे 2/3 बहुमत के साथ में विशेष बहुमत चाहिए होता है विधान परिषद के गठन के लिए। लेकिन जब इसका एवोल्यूशन करना होता है तो साधारण बहुमत के साथ संकल्प पारित करके भी इसको खत्म किया जा सकता है, ये याद रखना आप लोग। ठीक है, तो देखो जब गठन करने के लिए आपने देखा कि 2/3 बहुमत के साथ हो चुका है और ये अधिकार किसको दिया गया है, संसद को दिया गया है, ये चीज याद रखना आप लोग। फिर बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं विधान परिषद के बारे में। अब थोड़ी सी उसके स्ट्रक्चर को, संरचना को समझ लेते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है इसलिए हमें इसके बारे में पढ़ना जरूरी है, प्रश्न बनने की गुंजाइश ज्यादा है। स्ट्रक्चर हम उसी तरीके से समझेंगे जैसे राज्यसभा का समझा था। यहां जो मिनिमम संख्या होनी चाहिए विधान परिषद में, मिनिमम संख्या तय की गई है 40। कितनी, 40 होनी चाहिए। और मैक्सिमम संख्या कितनी होनी चाहिए, 1/3 होनी चाहिए। एग्जाम्पल लेकर के उत्तर प्रदेश से समझते हैं। किसकी 1/3, विधानसभा की। जैसे उत्तर प्रदेश में आप एक बात बताओ पहले, विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 403 सीटें हैं। क्लियर, 403 सीटों का 1/3 कितना होता है, बोले 134 बनता है जाकर के, मोटा मोटा 134। तो 134 जो होती हैं ये मैक्सिमम सीटें होती हैं विधान परिषद के लिए उत्तर प्रदेश में। 134 से ज्यादा सीटें नहीं हो सकती हैं। और मिनिमम कितनी, बोले मिनिमम होती हैं 40, यानी कि 40 से कम भी नहीं हो सकती हैं। तो अब आपसे अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कितनी सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 100 सीटें हैं। यानी कि कितने से कितने के बीच हो सकती हैं, जो मिनिमम वाली है टाइमलाइन वो 40 है, मैक्सिमम वाली टाइमलाइन जो उत्तर प्रदेश के लिए है 134 है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीटें कितनी है, 100 है। ठीक, तो ये उत्तर प्रदेश के बारे में जब समझा हमने तो सब कुछ यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बात आई कि जो ये चुनावी प्रक्रिया होती है, ये चुनावी प्रक्रिया का भी अधिकार संसद को ही दिया गया है। याद रखना, क्योंकि विधान परिषद हर राज्य में है नहीं, तो ये राइट किसको, ये अधिकार किसको दिया गया हमारे संविधान में, संसद को। चाहे इसके उत्पादन संबंधी विधि बनानी है, चाहे इसके इलेक्शन से संबंधित कोई भी प्रोसीजर अगर डिसाइड करना है, कोई प्रक्रिया बनानी है, तो वह भी संसद के पास ही अधिकार होता है। आगे बढ़ते हैं कि भाई जब तक विधि नहीं बनाई जाएगी, अभी तक देखो संसद के द्वारा कोई ऐसी विधि बनाई नहीं गई है, ठीक है, कैसी चुनाव प्रक्रिया होगी। तो बोले जब तक विधि नहीं बनेगी तब तक विधान परिषद में जो सदस्य आएंगे उनका चुनाव कैसे किया जाएगा, ठीक है, वो कैसे अपॉइंट किए जाएंगे, यहां समझ लो, उसका बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे कहीं पर आपके 60 सदस्य हैं विधान परिषद में, कितने सदस्य हैं, 60 सदस्य हैं। अब 60 सदस्यों में से अब देखो एक एक करके, जो इसके 1/3 सदस्य कितने होते हैं, 20। तो बोले 1/3 जो सदस्य हैं, जो लोकल अथॉरिटीज होती हैं जैसे नगर पालिका वगैरह हो गई, तो ये लोकल अथॉरिटी के द्वारा कितने सदस्य यहाँ भेजे जाएंगे, 20 सदस्य चुने जाएंगे। समझना, 60 के 60 अभी आपको यही क्लियर हो जाएंगे। जो 1/3 सदस्य होते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं, बोले लोकल अथॉरिटीज के द्वारा चुने जाते हैं। और बाकी के 1/3 आपके किसके द्वारा चुने जाते हैं, बोले 1/3 जो 20 सदस्य हैं आपके वो विधानसभा के द्वारा। एक एग्जाम्पल लेकर के समझोगे बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल रटना नहीं पड़ेगा। 60 सदस्य तो टोटल हैं, सदस्यों की संख्या विधान परिषद की कितनी है, कोई एक्स मान लीजिए स्टेट है, उस एक्स स्टेट में 60 सदस्य हैं, उसकी 60 सीटें हैं विधान परिषद की।
अब उन 60 सदस्यों में से जो 20 सदस्य हैं वो लोकल अथॉरिटी के द्वारा चुने जाएंगे, यानी कि 1/3। अगले जो 1/3 हैं, और 60 का 1/3 कितना होता है, 20 होता है, तो ये जो 20 सदस्य हैं विधानसभा के द्वारा चुने जाएंगे। अब आ जाते हैं हम 1/6 सदस्यों पर। क्यों आ गए 1/6 सदस्यों पर? याद करो जब राज्यपाल की हमने विधायी शक्ति पढ़ी थी, वहां पढ़ा था कि विधान परिषद के 1/6 सदस्य जो होते हैं वो राज्यपाल के द्वारा चुने जाते हैं। क्लियर? और 1/6 कितने होते हैं, 10 सदस्य होते हैं। तो यह जो 10 सदस्य हैं ये गवर्नर के द्वारा चुने जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं। अब गवर्नर के द्वारा जो चुने जाएंगे इनका ग्राउंड क्या होता है, देखो यहाँ ग्राउंड बहुत क्लियरली हमने समझा था। एक तो हो जाता है आपका लिटरेचर, ठीक, फिर आर्ट हो जाता है, साइंस हो जाता है, समाज सेवी हो जाता है। यहाँ एक एक्स्ट्रा आपका जो जुड़ा हुआ था सहकारी आंदोलन, यानी कि कोई सहकारी आंदोलन से जुड़ा हुआ व्यक्ति भी है, वह भी यहाँ पर विधान परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। तो 1/6 कितने होते हैं, 10 होते हैं। 20 हो गए इधर, 20 हो गए इधर, और 10 हो गए इधर। कुल कितने हो गए, 50 सदस्य हम चुन चुके हैं। बचे कितने, 10। अब देखो 1/12, 1/12 सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं, और 1/12 सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं, यह भी बहुत इजीली समझ लो, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में। 1/12 सदस्य जो हैं बैचलर किए हुए व्यक्ति के द्वारा, यानी कि अगर आपका स्नातक हो चुका है, आप में से बहुत से सदस्य हैं, लोग होंगे, एलिजिबल होंगे। अगर आप 3 साल पहले बैचलर कर चुके हो, यानी कि आपका 3 साल पहले अगर आपका ग्रेजुएशन हुआ है, तो आप भी विधान परिषद के सदस्यों को चुन सकते हो। फिर भैया ये 5 सदस्य तो हो गए ऐसे, और बचे 5 सदस्य। ये 5 सदस्य जो होते हैं अध्यापक के द्वारा चुने जाते हैं, जो टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए होते हैं पिछले 3 सालों से। और कौन से टीचिंग प्रोफेशन से? यहां बोला गया है कि आप प्राइमरी टीचिंग ना कर रहे हो, प्राइमरी टीचिंग से ऊपर आप सेकेंडरी या इससे ऊपर कहीं भी टीचिंग कर रहे हो, पिछले 3 सालों से इस टीचिंग प्रोफेशन में हो, तो भी आप क्या कर सकते हो, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कर सकते हो। तो अब 60 मेंबर लेकर के आपको इजीली समझ में आ गया होगा। 1/3 बोलकर अगर ना समझ में आए तो 20 सदस्य और 20 सदस्य, फिर आपके 10 सदस्य राज्यपाल, और फिर आपके 5 सदस्य भैया स्टूडेंट, और 5 सदस्य टीचर। ठीक, आसानी से समझ में आया। 20 सदस्य लोकल अथॉरिटी, 20 सदस्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, 10 सदस्य राज्यपाल के द्वारा, 5 सदस्य किसके द्वारा, 5 सदस्य यहाँ पर स्टूडेंट के द्वारा, 5 सदस्य टीचर के द्वारा। ये कब है, जब 60 हैं। वैसे भैया यहाँ 60 लेकर के इसलिए समझाया है आपको, बाकी ये आपके 1/3 हैं। गवर्नर जो है 1/6 भाग है, ये पूछा जाता है। स्टूडेंट जो है आपका 1/12 भाग, टीचर भी आपका 1/12 भाग। तो ये सदस्यों का चुनाव करता है। ये संख्या मत याद कर लेना, ये आपको मानकर समझाई गई थी कि 60 मान करके आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्लियर? विधान परिषद से जुड़े हुए जितने प्रश्न हैं इससे बाहर आपसे नहीं जाएगा। अब आते हैं विधानसभा पर। विधानसभा में देखो यहाँ डायरेक्ट चुनाव होता है, यहाँ सीधे सीधे विधायक जी आते हैं चुन करके। तो ये सबसे स्ट्रांग बॉडी होती है लोकसभा की भांति। जैसे केंद्र में लोकसभा है, वैसे ही राज्य में विधानसभा है। विधानसभा में भी सदस्यों की मैक्सिमम कुछ लिमिट होगी? बोले बिल्कुल है। अधिकतम लिमिट होती है 500 की, और मिनिमम जो लिमिट होती है 60 की होती है। जनसंख्या को आधार बनाया जाता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जनसंख्या को आधार बनाकर कोई एक डेडलाइन ना निर्धारित की जाए। तो वो डेडलाइन बहुत जरूरी थी, नहीं तो बड़े बड़े राज्य जो हैं इनका प्रभुत्व ज्यादा दिखाई देता, और यहाँ दिखता भी है। मैक्सिमम लिमिट होने के बावजूद उत्तर प्रदेश के अगर देखा जाए, सर्वाधिक यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं, और यहाँ उत्तर प्रदेश की विधानसभा की सीटें कितनी हैं, 403 है। ठीक है, और मिनिमम कितनी तय की गई, मिनिमम 60 तय की गई। यहाँ नुकसान हो सकता था, कुछ छोटे छोटे राज्य हैं, अब उनकी तो विधानसभा की सीटें ही नहीं आती अगर जनसंख्या को आधार बनाया जाता। इसीलिए एक मिनिमम भी तय किया गया कि 60 से कम आपके यहाँ विधानसभा की सीटें नहीं हो सकती हैं। ठीक, अब देखो ये मिनिमम हो गया, कुछ एक्सेप्शन है। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा, 3 राज्यों के लिए यह तय किया गया है, जो मिनिमम वाली जो गाइडलाइन है, मिनिमम वाली गाइडलाइन को यहाँ 60 ना रख करके इनके लिए 30 रखा गया है। और इसी 30 के कारण सिक्किम में आपको सबसे कम विधानसभा सीटें दिखाई देंगी, 32। ठीक, ये याद रखना। 3 एक्सेप्शन है हमारे संविधान में, मेंशन है क्लियरली कि आपका सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, इन तीनों के लिए मिनिमम जो विधानसभा सीट है यह 30 रहेगी, यानी कि यहाँ 30 भी रह सकती है। अब समझते हैं इनको याद कैसे रखना है। हमें तो याद करना है ना, तो यहाँ मिनिमम की बात हुई। ठीक, यहाँ सीट की बात हो रही मिनिमम, कम से कम, सबसे कम से कम विधानसभा। आपसे प्रश्न पूछेगा तो कम से कम विधानसभा का आएगा, और क्रम का आएगा, क्रोनोलॉजी का आएगा, या कौन से हैं जहां जहां संविधान में हमारी व्यवस्था की गई है ना, मिनिमम 30 की, तो ऐसे पूछेगा। अब हमें याद रखना है मिनिमम। मिनिमम का मतलब क्या होता है, कम। ठीक है, और कम से ही देखो अभी आपका कम कीवर्ड पकड़ना है। अब आपको क्या पकड़ना है, कम। और कम क्या है, सिक्के। ठीक, याद रखने के लिए बता रहा हूं। अगर आपके पास सिक्के कम है, तो सिक्के जब कम होंगे तो अरुणा क्या होगा, अरुणा जो है वो गोवा नहीं जाएगी। ठीक है, ये याद रखना है। अगर आपके पास कम होंगे सिक्के तो अरुणा जो है वो गोवा नहीं जाएगी। ठीक, तो सिक्कम, कम से आपको याद आया सिक्कम,
ठीक है। और अरुणा से हुआ अरुणाचल प्रदेश, और गोवा से हो गया भैया, सिक्के कम होते हैं तो कहाँ नहीं जाएगी अरुणा, गोवा ही नहीं जाएगी घूमने के लिए, ठीक है, भारत की बात की जाए। ठीक, तो अब आ गया सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, ये 3 राज्य हैं जिनके लिए हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है कि जो मिनिमम सीटें हैं वो मिनिमम आपकी 30 ही रहेंगी। क्लियर। अब आते हैं योग्यताओं पर। देखो अर्हताएं यहाँ पर वही हैं, यानी कि क्वालिफिकेशन। अब क्वालिफिकेशन के लिए जो बात वहां पर आपकी लोकसभा के अंतर्गत कही गई थी, वही सेम बात यहीं दोहराई गई है कि विधानसभा के सदस्यों के लिए भी जो क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन के जो प्रावधान है वह भी सेम ही रहेंगे। कौन कौन से हैं? देखो क्वालिफिकेशन के लिए सीधा बोला गया है क्या कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ये सारी बातें ही बोली गई हैं, ठीक है। हम यहाँ पढ़ेंगे डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, और डिस्क्वालिफिकेशन भी रिवीजन करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि पढ़ तो वहां चुके हैं, सेम ही है। डिस्क्वालिफिकेशन का वहां राइट किसके पास था? वहां पर जैसे डिस्क्वालिफिकेशन का अधिकार दिया गया था आरपीए के तहत राष्ट्रपति को, तो यहाँ अधिकार किसको दिया गया है? गवर्नर साहब को दिया गया है। गवर्नर साहब यहाँ डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। दूसरा, वहां पर एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत किसको यह अधिकार दिया गया था? एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत वहां स्पीकर को दिया गया था। इसी तरीके से यहाँ जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं इन्हें दिया गया है डिस्क्वालीफाई करने का, अगर एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये देखो सेम ही है कि नहीं, वहां से और यहाँ की चीजें तो सेम ही है, तो याद करने में कठिनाई नहीं बिल्कुल है। फिर कोरम की बात करते हैं, बिल्कुल सेम वही बात है कि जैसे 1/10वां भाग, और एक चीज याद रखना 1/10वां भाग कोरम तो है, लेकिन 1/10वां भाग जो कोरम का होता है, जैसे एग्जाम्पल विधानसभा का लेते हैं, विधानसभा में उत्तर प्रदेश में 403 है, अब 1/10वें भाग में आपको पता चला 41 तो मिनिमम होने ही चाहिए कोरम शुरू करने के लिए, तो 40 जो है आपके विधानसभा के सदस्य 41 में काउंट होते हैं, प्लस एक आपका पीठासीन अधिकारी, यानी कि जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है यह भी काउंट किया जाता है। कोरम के 1/10 भाग में खाली सदस्य ही नहीं, पीठासीन अधिकारी महोदय भी काउंट किए जाते हैं। ये बताना था आपको यहाँ पर, ये समझाने की कोशिश थी, और वो कोशिश कामयाब हुई होगी अगर आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक बात और आती है कि यार थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इससे हटके। किस बारे में चर्चा होती है? आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, लगातार आप ये प्रश्न पूछते रहते हो। कौन सा प्रश्न? कि भैया ये जो है क्या बोलते हैं, सोर्स को लेकर के। अब आते हैं सोर्स पर। देखो यार, सोर्स को लेकर के बहुत ज्यादा चिंता मत करो। क्यों नहीं करो? क्योंकि रिसोर्सेज जो होते हैं वो सभी के अपने कुछ ना कुछ यूनिक ही रहते हैं। जैसे कोई लक्ष्मीकांत पढ़ता है, ठीक, कोई घटना चक्र पढ़ता है। आपने टॉपर्स के वीडियो देखे होंगे, बहुत ज्यादा टॉपर्स की वीडियो, स्ट्रेटजी वीडियो इतने ज्यादा आप लोग देख लेते हो, इतने ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो कि ये पढ़ें कि ये पढ़ें, ये टॉपर ये बता रहे हैं, ये टॉपर ये बता रहे हैं, यहाँ के स्ट्रेटजी में ये बता दिया गया है। तो सोर्स के स्तर पर बहुत गौर से एक चीज सुन लो, सभी टॉपर हैं, सभी सेलेक्ट हुए हैं, तो जो भी सोर्स बता रहे हैं उनके लिए काम किया है ना। तो आपके पास जो सोर्स है, अगर आप क्या करोगे, रिवीजन कर लोगे, ठीक है, उसका रिवीजन अच्छे से कर लोगे और प्रैक्टिस कर लोगे, अभ्यास कर लोगे टेस्ट सीरीज के माध्यम से, फिर आपको क्या करना है, केवल अपने सोर्स पर भरोसा रखना है। उन सारे टॉपर्स ने अपने सोर्स पर भरोसा किया और आज सिलेक्शन हुआ है, तो वो वही सोर्स बता रहे हैं, और सभी के सोर्सेस को अगर आप फॉलो करने लगे तो फिर आपकी नैया जो है डूब जाएगी, है ना, फिर आपको नहीं बचा पाएगा कोई। रीजन ये है कि आप हर एक की बात मानोगे, हर एक की बात सुन के कंफ्यूज हो जाओगे। वहां से आपको निष्कर्ष ये निकालना चाहिए कि जो भी ये सिलेक्ट हुए हैं सभी के लिए इनके अपने अपने सोर्सेस ने काम किया है, ठीक है, सभी के लिए अपने अपने सोर्सेस ने काम किया है, तो आपके लिए जो अपना सोर्स है वो भी काम करेगा। उनके सभी के सोर्सेस के साथ साथ एक बात कॉमन नजर आएगी कि सभी ने दबा के रिवीजन किया होगा अपने सोर्स का। जितना ज्यादा रिवीजन किया होगा उतना ज्यादा उनका कॉन्फिडेंस अपने सोर्स पर बढ़ गया होगा, और कुछ अलग नहीं दिया होता है, एक जैसी सिमिलर बातें ही दी होती हैं, लक्ष्मीकांत में हो या घटना चक्र की बुक में हो, या आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की बुक भी यूज कर रहे हो तब भी, ठीक है, दृष्टि ध्येय कोई भी बुक अगर यूज कर रहे हो, सभी में एक जैसी बातें ही दी होती हैं, कुछ अंतर नहीं होता है। अंतर होता है केवल आपके रिवीजन का, और रिवीजन करो यार, बाकी इसमें कंफ्यूज मत हुआ करो। यहां से पढ़ रहे हो तो यहां से भी चीजें तो वहीं से निकाली गई हैं, लक्ष्मीकांत से कुछ अलग थोड़ी ना निकाली गई हैं यार, है ना, अपने मन से थोड़ी ना बैठ के बनाई गई हैं। तो जब वहीं से निकाली गई हैं तो इसको पढ़ो, चाहे लक्ष्मीकांत को पढ़ो, कोई भी पढ़ो, आपको कमांड होना चाहिए उस पर, बस बेसिक जो बात होती है वो होती है कमांड की। तो आपको आज से क्या है, सोर्स पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, किसी भी एक को फॉलो कर लेना, और बहुत ज्यादा टॉपर्स स्ट्रेटजी और ये सब वीडियो देखने के चक्कर में अब मत पड़ना। 60-65 दिन बचे हुए हैं, स्ट्रेटजी वीडियो ही देखते रह जाओगे। काम करना है तुम्हें अपने जो भी सब्जेक्ट्स डिसाइड किए हैं आपने, जैसे भी किए हैं, 55 दिन के प्रोग्राम से यहाँ जुड़े हुए हो तो यहाँ स्टेप बाय स्टेप डेली काम करते रहो, ठीक है, ये आपको फॉलो करना है, और इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं अभी सोचना है। इस पर काम करते रहो, अगले 55 दिन के बाद आप खुद देखोगे कि आपकी स्थिति बेहतर है या नहीं है। लास्ट है मंत्रिपरिषद। हालांकि मंत्रिपरिषद से जुड़ा हुआ सारा कुछ हमने पढ़ लिया है, यहाँ एक यूनिक टर्म है, क्या है, जैसे हमने वहां पढ़ा था, मंत्रिपरिषद की जब बात की गई तो मंत्रिपरिषद में जो मंत्री हैं,
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आपके जो मंत्री रहते हैं, इनका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? अपॉइंटमेंट देखो वहां पर प्रेसिडेंट के द्वारा किया जा रहा था, है ना। प्राइम मिनिस्टर साहब का तो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते थे, और जो मंत्री थे वो प्राइम मिनिस्टर साहब की सलाह पर प्रेसिडेंट महोदय करते थे। सेम यहाँ पर है, जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद में जो मंत्रियों की नियुक्ति है वो करेंगे गवर्नर, है ना, जो राज्यपाल महोदय हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब की सलाह पर। लेकिन यहाँ अलग क्या है वहां से? ये तो सेम ही है, अलग क्या बताया? अलग यहाँ पर ये है कि 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत ये बोला गया था कि जो मैक्सिमम है आपके 15% किसके? लोकसभा के, वहां पर बोला गया था कि लोकसभा के मैक्सिमम 15% जो है वही संख्या हो सकती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। याद आया? याद रखना, संसद के 15% नहीं बोला गया था, लोकसभा के 15% बोला गया था। ये क्लियरली एकदम अपने दिमाग में इसको सेट कर लेना, ये चीजें ही आप अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो निकल जाती हैं। तो लोकसभा के केवल 15% बोला गया है, और यहां पर क्या बोला गया है? विधानसभा के 15%। बोले विधानसभा के 15% ही रह सकते हैं मैक्सिमम मंत्री। फिर अलग क्या है? अभी भी अलग नहीं समझ में आया? ये भी सेम है एकदम, जैसे विधान परिषद विधानसभा बोला गया है वैसे यहाँ लोकसभा बोला गया था। तो बोले अलग यहाँ ये है कि यहाँ मिनिमम संख्या भी तय कर दी गई है, और ये क्वेश्चन अपने एग्जाम में आया हुआ है। मिनिमम संख्या कितनी होनी चाहिए? 12 होनी चाहिए, बस इतनी बात अलग थी यहाँ पर। अलग क्या बात थी? कि मिनिमम भी यहाँ पर मंत्रियों की संख्या किसी भी राज्य में कितनी होनी चाहिए? 12 होनी चाहिए। क्लियरली मेंशन है संविधान में कि 12 जो होती है वह मिनिमम संख्या होती है इसके लिए, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़े। अब लास्ट रह जाता है, कोई भी बिल जब विधेयक बनता है तो विधेयक के मामले में हमने वहां जैसे प्रोसीजर पढ़ा था, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग एक सेशन में होती है, एक जो हाउस में होती है, फिर दूसरे हाउस में जाता है, और फिर किस तरीके से वह दूसरे हाउस के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। चलो यहाँ देखते हैं यहाँ क्या प्रोसीजर होता है। देखो यहाँ विधानसभा के पास बिल आता है, या तो जहां पर विधानसभा है वहां तो पास हो जाएगा, लेकिन जहां विधान परिषद है वहां पर क्या दिक्कत है? दो ही बिल प्रमुख रूप से यहाँ देखने हैं, एक ऑर्डिनरी बिल होता है और दूसरा मनी बिल होता है कि नहीं? है ना, दो ही बिल प्रमुख रूप से यहाँ पर रहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो होता है उसके बारे में यहाँ पढ़ना ही नहीं है। जो बिल पढ़े थे उसमें दो प्रमुख रूप से बिल यहाँ समझने होते हैं हमें, एक साधारण बिल जो ऑर्डिनरी बिल होता है, और दूसरा आपका मनी बिल होता है। उसमें भी ज्यादातर आपको ध्यान से समझना है यहाँ पर ऑर्डिनरी बिल के बारे में। क्यों समझना है ऑर्डिनरी बिल के बारे में? थोड़ा सा अलग है यहाँ पर शक्तियां, विधान परिषद की राज्यसभा से यहाँ शक्तियां कम दिखाई देंगी, और यहाँ विधान परिषद पर आरोप इसीलिए लगाए जाते हैं निलंबनकारी। बोले क्यों लगते हैं ये समझते हैं, और फिर कौन कौन से प्रश्न यहाँ से जनरेट होते हैं ये आपको ये डिस्कशन सुन के अभी अगले 5 से 10 मिनट का क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे ही बिल आपका विधान परिषद के पास जाता है तो विधान परिषद के पास में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं? सेम वही ऑप्शन, या तो यस कर देगा तो चला जाएगा राज्यपाल के पास, साइन हो जाएंगे तो बन जाएगा विधेयक से क्या? आपका अधिनियम, ठीक है। और फिर आपका या तो विथहोल्ड कर दे या मना कर दे, राज्यपाल के सॉरी विधान परिषद के पास दूसरी यह पावर होती है, ठीक। दूसरे हाउस में आ चुका है विधेयक, याद रखना, तो दूसरे हाउस में आने के बाद विधान परिषद के द्वारा यस कर दिया जाए या विथहोल्ड कर दिया जाए, या संशोधन कुछ अमेंडमेंट कर दिया जाता है, और 3 महीने तक या तो वह कुछ भी ना करे। और ये जो अमेंडमेंट होता है ये माने या ना माने ये डिपेंड करता है विधानसभा के ऊपर। तो विधानसभा यहाँ स्ट्रांग होती है, क्लियरली याद रखना। ऑर्डिनरी बिल की बात हो रही है, ये ऑर्डिनरी बिल में ये हालत है विधान परिषद की। अब देखो यहाँ पर मान लीजिए यह सिचुएशन हो जाती है, तो ये सिचुएशन हो जाती है डेडलॉक की, यानी कि कोई जवाब नहीं दे रही विधान परिषद, और कितने दिनों तक? मैक्सिमम 3 महीने तक, याद रखना 3 महीने तक अगर कोई भी जवाब नहीं दे रही है तो ये उस बिल के लिए हो गई डेडलॉक सिचुएशन। अब इस डेडलॉक सिचुएशन में हमारे पास संसद के स्तर पर क्या था? हमारे पास वहां पर थी ज्वाइंट सेशन। ऑर्डिनरी बिल के बारे में क्या था? ज्वाइंट सेशन थी, संयुक्त अधिवेशन था। लेकिन क्या यहाँ पर संयुक्त अधिवेशन है? बोले यहाँ पर संयुक्त अधिवेशन जैसा कोई प्रावधान नहीं राज्य के स्तर पर। तो यहाँ क्या होता है? बोले यहाँ पर दोबारा से विधानसभा से वही बिल जाएगा और पारित होकर के आ जाएगा। बोले विधानसभा से जब दोबारा पारित होकर के विधान परिषद के पास आ गया है, अब विधान परिषद के पास क्या अधिकार है? अब विधान परिषद के पास या तो यस कर दे और विथहोल्ड कर देगा संशोधन, और मैक्सिमम यहाँ पर विधान परिषद कितने समय के लिए रख सकता है? 1 महीने के लिए। बस यहाँ अपने को याद ये रखना है कि अब विधान परिषद केवल 1 महीने के लिए यहाँ पर उस बिल को रख सकता है। तो पहले कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए, दोबारा में वह 1 महीने के लिए। तो यहाँ आपसे प्रश्न जनरेट होता है क्या कि विधान परिषद के पास में क्या होता है, कितना अधिकार होता है किसी भी विधेयक को अपने पास रखने का? तो कुल 4 महीने का अधिकार होता है। ये अपने पास प्रश्न पूछा जाता है। चूंकि अगर अगली बार विधान सभा के द्वारा जो दोबारा से बिल पहुंचाया गया है विधान परिषद के पास और 1 महीने तक कोई जवाब नहीं देगा, तो यहां मान लिया जाता है कि वो बिल पास हो चुका है विधान परिषद से। ये इतनी औकात है यहां पर विधान परिषद की। तो याद रखना विधान परिषद
मात्र 4 महीने तक लेट लतीफी कर सकता है। लेट लतीफी कितने दिन तक कर सकता है? मात्र लेट लतीफी 4 महीने तक कर सकता है। इसी कारण से इस पर आरोप लगाए जाते हैं कि तुम भैया निलंबनकारी एक संगठन हो, खाली संस्थान हो, है ना, तुम एक निलंबनकारी सभा हो, केवल तुम्हारा काम केवल कोई भी कानून बन रहा है उसको रोक नहीं सकते हो, तुम केवल देरी कर सकते हो। और कितनी देरी कर सकते हो? मैक्सिमम 4 महीने की देरी कर सकते हो। बस इतना ही अधिकार होता है यहाँ पर विधान परिषद के पास में। ठीक है। धन विधेयक के मामले में तो पता ही है कि धन विधेयक के मामले में जैसे वहां पर लोकसभा में पहले पार आता है। ठीक है, सुनना, पहले वहां का रिकॉल करना। एक तो पहले राष्ट्रपति की प्रायर क्या की जाती है? प्रायर रिकमेंडेशन ली जाती है। पहले ही पूर्व अनुमति ली जाती कि नहीं राष्ट्रपति की? धन विधेयक मनी बिल के बारे में भूल गए? अगर भूल गए जाओ वीडियो देखो। अब देखो वहां पर प्रायर रिकमेंडेशन ली जाती है। फिर वह विधेयक कहां पर आता है? पहले लोकसभा में आता है, हमेशा लोकसभा में ही आएगा, क्योंकि राज्यसभा में मात्र वहां पर राज्यसभा को 14 दिन का ही वहां पर अधिकार होता है रखने के लिए। 14 दिनों में केवल रिकमेंड करो ना, वहां आप उसमें कोई रिकमेंडेशन कर सकते हो ना मना कर सकते हो। ठीक है, तो वहां पर राज्यसभा को 14 दिन के भीतर भेजना ही होता है। देख लो खाली मनी बिल क्या होता है, इतना प्रोविजन है। सेम यहाँ पर है कि मनी बिल आता है, अगर कोई मनी विधेयक कोई धन विधेयक है तो धन विधेयक के मामले में देखो यहाँ राज्यपाल की पहले प्रायर रिकमेंडेशन ली जाएगी, फिर विधानसभा में आएगा और केवल 14 दिन तक विधान परिषद जी आप देख लीजिए इसको कैसा है मनी बिल, चुपचाप से भेज दीजिएगा, फिर राज्यपाल के पास जाएगा। और राज्यपाल जी आप भी क्या है यहाँ पुनर्विचार नहीं कर सकते हो, जब वहां राष्ट्रपति को नहीं दिया गया मौका तो आपको भी नहीं दिया जाएगा। लेकिन आपके पास एक ऑप्शन खुला हुआ है, पीछे समझ लिया था कौन सा ऑप्शन, कि आर्टिकल 200 का यूज करते हो आप इसको क्या कर सकते हो, राष्ट्रपति जी के पास भेज सकते हो। ठीक है, और राष्ट्रपति जी के पास भेज करके आप इस पर क्या कर सकते हो, आप इसको रिजेक्ट करा सकते हो। ये आपके पास एक ऑप्शन रहता है राज्यपाल जी के पास। राज्यपाल जी के पास यहाँ थोड़ी सी ज्यादा पावर मिली हुई है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। चलो फिर देखो आज हमने क्या किया, स्टेट का एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों ही कंप्लीट कर लिए। अब आगे अपना आएगा जुडिशरी वाला पार्ट। इसके बाद हम जुडिशरी वाले पार्ट पर चल लेंगे, उसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे, या जो टारगेट दिया हुआ है उसके हिसाब से कर लेंगे। चूंकि हमने सेंटर का और स्टेट का दोनों जुडिशरी छोड़ दिया है, रीजन यही था कि दोनों एक साथ करेंगे, ज्यादा मजा आएगा आपको करने में, कंपेयर करते हुए चीजें करेंगे, क्योंकि जब सेंटर की कर लोगे तो फिर स्टेट की करने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आज बताओ, आज अपना एक्सपीरियंस बताना कि सेंटर का आपने संघ की जो कार्यपालिका और जो आपने विधायिका की चीजें की हुई थी, यहाँ सब रिपीट हो रही थी, सब आपकी रिवीजन हो गई होंगी, और रिवीजन होने के साथ में आपका पूरा पार्ट रिवाइज हो गया, पीछे के 3 वीडियो एक साथ रिवाइज हो गए। ठीक है, चलो फिर वीडियो को खत्म करते हैं। ऐसे डेली टारगेट्स कंप्लीट करने हैं आपको, और कंप्लीट करते चलोगे तो आपका पॉलिटी भी कंप्लीट हो जाएगा और धीरे धीरे करके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो चलो फिर फीडबैक जरूर दिया करो, कमेंट करने में लापरवाही मत किया करो यार, आलस मत किया करो। यहाँ केवल कमेंट ही आपसे मांगा जाता है ना। आप लोग ये उम्मीद करते हो कि सामने आपके लिए एफर्ट सारे डाले जाएं, है ना, सभी आपके लिए, हर किसी से आप यही उम्मीद करते होगे हर कोई आपके लिए एफर्ट डाले, लेकिन आप छोटा सा कमेंट भी करके एफर्ट नहीं डालते। और कमेंट भी ऐसा नहीं बोला है यार पॉजिटिव कमेंट ही, आपको आपको जैसा लग रहा है, आपको अगर कोई कमी लग रही है वो बताओ, वो सुधार किया जाएगा, है ना, वो सुधार करेंगे, क्योंकि वो सुधार करने से बेनिफिट आपका भी है हमारा भी है, तो हम उसको सुधार करेंगे। अगर कुछ आपको सुधार के लिए सजेशंस देने, वो भी कमेंट में दिया करो। इससे क्या होगा, इससे जो है सिंगल डायरेक्शनल नहीं रहेगा, है ना, यूनिडायरेक्शनल नहीं रहेगा। इससे दोनों तरफ संवाद होता रहता है कि हाँ कुछ यहाँ से डिमांड आ रही है उसको फुलफिल करने की कोशिश की जाएगी, और अगर अच्छा लग रहा है तो फिर एक बढ़िया एकदम मजेदार पॉजिटिव कमेंट मार दिया करो, तो वहां से भी क्या होता है, एक मोटिवेशन मिल जाता है आगे के लिए। क्लियर, तो चलो फिर आज का वीडियो खत्म करते हैं यहीं पर। धन्यवाद।